हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक इफ़िशियंसी का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे लूप में कि लूप में आप रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। देन सेकंड है आपका नेस्टेड लूप और थर्ड है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि आपके जो प्रोग्राम इफ़ और एल्स लग करके कंडीशंस लग करके प्रोग्राम आप बनाते हैं उनकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे फाइंड करेंगे। देन फोर्थ है कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट और लास्ट है आपका एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए चलते हैं वन बाय वन पढ़ते हैं कि इन सब में कैसे कैसे आप रन टाइम एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो लूप में क्या है, हमने आपके लिए एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल सा जिसमें लूप का यूज़ किया गया है। तो लूप के अंदर आपके कौन कौन से लूप आते हैं, आपका फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है। तो इसमें हमने लूप में कौन सा लिया है, लूप फॉर लूप लिया है। देन इसमें हमने क्या लिखा है प्रोग्राम के उसमें कि फॉर आई इन रेंज एन देन m इक्वल्स टू m+2। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है n इक्वल्स टू n+2। तो यहाँ पास एक लूप चलेगा, आपका प्रोग्राम इसी से आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो दिस लूप कैलकुलेट कांस्टेंट टाइम, एक कांस्टेंट टाइम लेगा और वो टाइम क्या होगा हमें नहीं पता कि वो टाइम कितना होगा। नैनोमीटर हो सकता है, माइक्रो में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, बट वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि कितना टाइम ले रहा है वो कैलकुलेट होने में। तो हम लोग उसे क्या मान लेंगे, एक कांस्टेंट टर्म मान लेंगे। तो हमने मान लिया उसे कांस्टेंट टर्म c मान लिया हमने कि वो c टाइम लग रहा है इस पूरा लूप चलने में। तो वो लूप कितना चलेगा, हमने एज्यूम किया कि ये कांस्टेंट टाइम चल रहा है, बट वो कितने टाइम चल रहा है, हमने लूप कहाँ तक लगाया, n तक, मतलब कि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो n तक का चल रहा है। तो हमारा जो टाइम लगेगा वो n टाइम्स तक लगेगा। इसलिए हम जो इसकी टोटल टाइम जो हमारा लगेगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, c इंटू एन, मतलब हमारा c हो गया कांस्टेंट टर्म जिसको हमने माना कि इतने सेकंड तक हमारा टाइम लग रहा है और कितने तक वो चल रहा है टाइम आपका। तो लूप आपका n टाइम्स तक चल रहा है, इसलिए आपने उसको c इंटू एन लिखा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे c n। तो आप इसे बीगो नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, बीगो नोटेशन में आप क्या करेंगे कि जो आपने कांस्टेंट टर्म माना है उसमें आप लिख लेंगे o ब्रैकेट में n। तो ये जो आपका आया ये आपका पूरा आया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम का। तो ये था लूप। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप आप लोग जानते होंगे, आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है, लेकिन हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि आप एक लूप लगाते हैं, देन उसके अंदर लूप होता है और भी लूप होते हैं उसके अंदर, मतलब एक लूप के अंदर लूप लगते चले जाते हैं कई सारे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड लूप कहलाता है। तो इसमें हमने केवल 2 लूप लगाए हैं। पहला लूप लगाया है फॉर आई इन रेंज n, मतलब हमारा एक फॉर लूप है जो कि n रेंज तक चल रहा है और i है वो। देन हमने सेकेंड लगाया फॉर j इन रेंज n, और j नाम की हमने एक वो रेंज ली है जो कि कहाँ तक चल रही है, n तक चल रही है। देन k इक्वल्स टू k+1, दिस लूप टेक टाइम कांस्टेंट c, मतलब कि आपका जो ये लूप वर्क करेगा, मतलब इतना जो प्रोग्राम होगा ना आपका, ये आपका कितना टाइम लेगा, आपने भी आगे पढ़ा कि ये टाइम लेगा cn। और जो ऊपर वाला प्रोग्राम है ना आपका ये फॉर आई इन रेंज, ये आपका कहाँ तक चल रहा है, आप देखिए n टाइम्स तक चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो रन टाइम इफ़िशेंसी होगी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी n होगी। तो आप इसे टोटल करके कैसे लिखेंगे, दोनों को मिला करके आप कैसे लिखेंगे, c इंटू एन इंटू सी। तो आपका पूरा हो जाएगा c n स्क्वायर। तो ये था आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट इसको आप बीगो नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ एन स्क्वायर। तो ये था कि आप लोग नेस्टेड लूप में प्रोग्राम की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। देन आप नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हमने अभी बताया कि एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। तो हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिया जिसमें इफ़ में कंडीशन लगाई कि आपकी एक एल नाम की कोई भी लिस्ट है या फिर कोई नंबर इसके अंदर स्टोर है और उसकी लेंथ आपने स्टोर की। देन उसमें क्या किया है कि लेंथ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। जो लेंथ ऑफ ए है वो हमारा लेंथ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, तब आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। और एल्स लगा के कंडीशन हमने एल्स वाले में कंडीशन के अंदर हमने क्या लगाया है, लूप, फॉर लूप लगाया है। और वो लूप कहाँ तक चल रहा है आपका, एन तक चल रहा है। देन इफ़ लगा करके एन कंडीशन हमने लिखा ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई, देन रिटर्न फॉल्स। तो ये था प्रोग्राम। इसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देख रहे होंगे कि जो आपका ये इफ़ वाला स्टेटमेंट है इसमें आपका मान लीजिए कि एक ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। देन कांस्टेंट टाइम मान लीजिए। देन आपका फॉर आई इन रेंज, देन इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ आई। इन दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान लिया आपने सी मान लिया कांस्टेंट टाइम, एंड इसका मान लिया आपने बी टाइम मान लिया। दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो सी डी हो जाएगा। तो आप ये इसके अंदर लगा हुआ है ना, इसलिए आप इसे इसमें इनटू में जाएगा एन, क्योंकि वो एन टाइम्स तक वो लूप चल रहा है, इसलिए वो एन आप इसमें इनटू करेंगे। तो आप इसे पूरा कैलकुलेट करके कैसे लिखेंगे, ऐड करके आप इसे लिखेंगे। सबसे पहला टर्म था जो आपने कांस्टेंट टाइम माना था पहले कंडीशन में, वो माना था आपने ए। देन सेकंड में आपने माना था उसे बी। देन फॉर और यहाँ पास इफ़, इन दोनों में आपने ऐड किया और इनटू किया एन को क्यों इनटू किया, क्योंकि आपका जो लूप चल रहा है वो एन टाइम्स तक चल रहा है, इसलिए लास्ट में आप लिखेंगे सी प्लस डी इंटू एन। तो इसकी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बीगो नोटेशन में, आप उसे कैसे लिखेंगे, ओ ऑफ एन। तो ये आपका हो गया बीगो नोटेशन में कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई आपकी। तो ये था आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देन आप चलते हैं नेक्स्ट में कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमने एक प्रोग्राम लिया है। क्या इस प्रोग्राम में क्या है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, देन फॉर आई इन रेंज n, देन m इक्वल्स टू m प्लस टू। अभी आपने इसकी बीगो नोटेशन निकाली थी, तो क्या आई थी आपकी बीगो नोटेशन, ये आपकी कहाँ तक चलेगी, आपने इसे मान ला ए माना, और जो ये स्टेटमेंट है ना आपने अभी आगे निकाला था इसका, मान लीजिए कि आपने इसे सी माना। ये जो ए है ना वो आपका इस कंडीशन के लिए लगेगा जो आपने ऊपर लगाया है, x इक्वल्स टू ए प्लस वन, वो थोड़ा नीचे आ गया है, इसलिए हमने ए को माना वहाँ पास कि आपका यहाँ पास रन टाइम इफिशेंसी ए लग रही है कोई। और देन फॉर आई इन रेंज एन और m इक्वल्स टू m प्लस टू, इसमें आपकी क्या लगेगी, आपने कांस्टेंट टर्म मान लिया c कि ये रन टाइम इफिशेंसी ले रहा है और कितना लूप चल रहा है, n टाइम्स तक चल रहा है, इसलिए आपने इनटू करा दिया n से, तो ये आपका बना cn। देन इसके अंदर लूप लगा है आपका फॉर j इन रेंज n, एंड देन उसके अंदर इनर लूप लगा है फॉर k इन रेंज n। तो इसका भी आपका क्या आ जाएगा, आपने अभी निकाला, ये आपका चलेगा n टाइम्स तक, तो यहाँ पास आप लिखेंगे n। देन इसमें
आपकी कंडीशन लगी है k इक्वल्स टू k+1, तो यहाँ पास आपका एक कांस्टेंट टर्म आया c, देन ये कहाँ तक चला n तक का, तो ये हो गया n, देन ऊपर वाला लूप आपका कहाँ तक चला, n तक चला, तो n हो जाएगा, इसलिए यहाँ पास ये cn² हो गया। तो ये सारे कांस्टेंट टर्म है, आप कुछ भी मान सकते हैं, c की जगह a b c d a to z कुछ भी मान सकते हैं। तो ये यहाँ से ये कॉम्प्लेक्सिटी निकली अलग अलग, अब इन्हीं को आप ऐड करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, a प्लस सी एन प्लस बी की पावर n², मतलब हमने यहाँ पास b लिख दिया है, हमने यहाँ c माना था, इसे सही कर देते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो यहाँ पास आप n² लिख देंगे। तो ये टोटल निकली आपकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन आप इसे बीगो नोटेशन में कैसे लिखेंगे, जो आपकी रन टाइम इफ़िशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी उस बीगो नोटेशन में आएगी, तो क्या आएगी, ओ ऑफ n² आएगी, क्योंकि आपकी यहाँ पास n² है। देन आप कांस्टेंट को इग्नोर कर दीजिए, आप कांस्टेंट की जगह बीगो नोटेशन लगाते हैं, ओ लगाते हैं। तो ये था कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें क्या होता है, सेम हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया नेस्टेड लूप में और इफ एल्स स्टेटमेंट में, जैसे हमने बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम पैटर्न एल्गोरिदमिक में भी फॉलो होता है। द एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट एन एल्गोरिदम परफॉर्मेंस टाइम हैज़ एल्गोरिदमिक फैक्टर, मतलब कि आप जो एल्गोरिदमिक की प्रोग्राम लिखते हैं ना, जो उसकी परफॉर्मेंस आती है वो किस पे डिपेंड करती है, एल्गोरिदमिक फैक्टर पे, उसकी परफॉर्मेंस पर वो डिपेंड करती है। तो आप लोग इसकी भी रन टाइम इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, बीगो नोटेशन से निकालेंगे, और उसे आप लिखेंगे ओ ऑफ लॉग एन, मतलब आपकी जो भी कंडीशन निकलेगी ना उसे आप लॉग लगा कर लिखेंगे। और उसमें आप कैसे लिख रहे थे कि कांस्टेंट हटा करके केवल आपकी जितनी रन टाइम इफिशिएंसी निकल रही थी उसे लिख रहे थे, लेकिन इसमें आपको लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए। देन अब आगे चलते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपका 1-2 नंबर का आ सकता है, इसलिए आप कोई भी चीज़ ना छोड़िए, और बुक में जितना सिलेबस दिया हुआ है आपका, आप उसे एक्यूरेट पढ़िए। तो इस टॉपिक में क्या होता है कि बेस्ट एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, तो ये भी एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ही है। तो चलिए 1 बाय 1 हम आपको बता देते हैं कि ये इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले है आपका बेस्ट केस। इसमें क्या होता है, द एल्गोरिदम इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंट ऑफ साइज n, मतलब कि आपका जो मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा लीनियर लिस्ट, इसमें उसमें क्या होता है उस प्रोग्राम में कि आप एक लिस्ट लेते हैं और उसे आप प्रिंट कराते हैं और उसकी कंडीशन चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। लीनियर लिस्ट का आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि आप जब भी किसी नंबर को पहचानते हैं, मतलब कि आपकी मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें आपके नंबर हैं 1 पहली पोजीशन में, 2 देन 5, इसी तरह से और भी कई सारे नंबर हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि आपने दिया बेस्ट केस आपको फाइंड करना है, तो इसमें आपका बेस्ट केस जो होगा ना उसमें आपका 1 पे आएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हमारे इसमें क्या बोल रहा है, डिफाइंड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप, इसमें बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं हमारे। तो जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे कब होंगे कम, जब हमें सबसे पहले वैल्यू मिल जाएगी। तो जो आपका फर्स्ट और सेकंड में आएगा ना आपकी लिस्ट में, जैसे आपने 1 डाला तो ये आपका बेस्ट केस में आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंट
ऑफ साइज़ n, और वो n इसलिए यहाँ पर साइज़ n दिया है क्योंकि आपकी लिस्ट में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वो n तक का साइज़ दिया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि बेस्ट केस में क्या होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। देन चलते हैं आगे एवरेज में। एवरेज केस में क्या होता है, द एल्गोरिदम इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एनी इंस्टेंट ऑफ साइज n। इसमें भी सेम मेथड है जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि ये लीनियर लिस्ट की आपने एक लिस्ट ली जिसमें आपके कई सारे नंबर हैं, तो उसमें जो बीच के नंबर होंगे ना वो आपके एवरेज केस कहलाएंगे। तो कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी सी डिफिनीशन है आपकी ये, और इसे आप समझते जाइए और बस ज़्यादा कुछ नहीं है ये। अब चलते हैं लास्ट में जो कि है आपका वर्स्ट केस। इसमें क्या होता है, द एल्गोरिदम इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंट ऑफ साइज n। इसमें क्या होता है आपका कि जो आपकी लिस्ट होती है ना, उस लिस्ट में जो आपके लास्ट के नंबर आते हैं, मतलब कि हमने जैसे अभी आपको बताया था कि आपने ये लिस्ट ली थी, तो इसमें जो आपके ये लास्ट के नंबर आ रहे हैं ना 8 और 7, वो आपका वर्स्ट केस हुआ, क्योंकि इसमें क्या बोला है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स तभी लगेंगे जब आप उस वैल्यू को इनपुट कराएंगे, और उस वैल्यू को इनपुट कराने के बाद जब वो कई सारा लूप चलेगा, स्टेप्स वो फॉलो करने के बाद जब उसको वैल्यू मिलेगी ना, तो इसलिए लास्ट की वैल्यू मिलेगी, वही हमारी जो होगी वो वर्स्ट केस हमारी केस कहलाएगा। तो ये था वर्स्ट केस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। बस ये थोड़ा सा केस है जो समझने की ज़रूरत है। डिफिनीशन है सिंपल सी, आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में इसकी डिफिनीशन आ सकती है, और ज़्यादा कुछ नहीं आता है इस चैप्टर से फ़िलहाल। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने जो आपको ये डिफिनीशन प्रोवाइड कराई है वो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर 1-2 नंबर में कभी आ भी गया तो आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट थी। इसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले होंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।